जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए कोई क्वेश्चन किसी का हो जी। कल हमने किया था नेल्सन का क्वेश्चन, आज हम स्टार्ट लेंगे फ्लेंडर। ये मेरा ख्याल है मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को फ्लेंडर का। जी एनी स्टूडेंट यस सर। किया आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, मैं अगले क्वेश्चन में मूव करूं या करवा दूं? सर करवा दें। अच्छा ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद वहां चलते हैं फ्लेंडर। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। ओके जरा क्वेश्चन देख लें एक दफा। At 30th June 2011, Flanders' receivables were 50 million. He decided to establish a doubtful debts allowance balance based on 5% of account balances at the statement of financial position date. ये general allowance हो जाता है 5%. He made the first allowance at 30th June 2011. Okay. The following relates to the years ended 30th June 2012 and 30th June 2013. अब इसमें क्रेडिट सेल्स आपके पास गिवन है, कैश सेल्स रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स भी गिवन है और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी गिवन है। यहाँ 3 लेजर बनाने हैं, रिसीवेबल, बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स अलाउंस। तो ये पहले हम लेजर ओपन कर लेते हैं। पहला लेजर रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स जिसको कहेंगे। इसमें हम डेट, डिस्क्रिप्शन और पर्टिकुलर्स, रुपीस इन थाउजेंड्स, रुपीस जो है ना वो थाउजेंड्स में दी हुई है इसलिए मैं थाउजेंड्स में ही कैलकुलेट करूंगा। और उसके बाद क्रेडिट साइड पे यही लिख लेते हैं, दिस वन। ओके अब इसके थोड़ी सी सेटिंग में कर लूं तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके अच्छा अब ये पहला लेजर आ गया। अब दूसरा लेजर हमने जो बनाना है ना वो इसी को मैं कॉपी कर लूंगा तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। और दूसरा लेजर होगा मेरे पास बैड डेट्स का, ठीक है। अब इसी को कॉपी करेंगे और नीचे ले आते हैं। और तीसरा लेजर भी हम कॉपी कर लेते हैं। और ये दूसरा लेजर जो है ये बैड डेट एक्सपेंस हो गया, बैड डेट एक्सपेंस। और तीसरा लेजर उससे किस चीज का मांगा है? डाउटफुल डेट अकाउंट यानी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा जी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ये 2011 का जो क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून का रिसीवेबल का, ये 1 जुलाई 2011 का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। और रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा क्योंकि एसेट होता है। 1 जुलाई 2011 यहाँ लिखता हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन जो गिवन है क्वेश्चन में, और दिया हुआ 50 मिलियन, 3 जीरो हटा देते हैं क्योंकि रुपीज थाउजेंड्स है तो 50,000 की अमाउंट। बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस होता नहीं है क्योंकि ये हर साल एसओसीआई को क्लोज हो जाता है। अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस ये गिवन है, यानी सिंपल कैलकुलेट करना है 5%, यानी 50,000 का 5% जो है वो मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का, जो कि बनेगा 2,500। और इसकी कैलकुलेशन यहाँ मैं शो कर देता हूँ, 50,000 का 5%, ठीक है जी। पहले तो स्टेप ये होता है कि ओपनिंग बैलेंस ले आए। बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता क्योंकि वो क्लोज हो जाता है उसी साल में। अब आइएगा डाटा में। अभी आपने सिर्फ 2012 का डाटा लेना है, ठीक है, 13 नहीं देखना। क्रेडिट सेल 480,000, क्रेडिट सेल 480,000। बताइएगा क्रेडिट सेल किस साइड में आएगी, किस लेजर में और कहां पे आएगी?
एनीवन? शाबाश। डेबिट साइड पे किस अकाउंट की? रिसीवेबल्स में। रिसीवेबल की, ठीक है। आप पार्टिसिपेट सारे करोगे तो फायदा होगा, आपको लर्निंग प्रोसेस, गलत हो जाए कोई बात नहीं, देखो इसी तरह सीखोगे, बल्कि गलत करोगे तो मुझे आइडिया होगा कि आप कहाँ से मिस्टेक कर रहे हो। तो ये क्रेडिट सेल्स आ गई, या मैं सिर्फ सेल्स का ही वर्ड लिख रहा हूँ, और क्रेडिट सेल है 480,000, इसमें 3 जीरो ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हुआ है, ये ऊपर लिखे हुए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद लिख रहा है कि कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। अब आपने कस्टमर्स से कैश रिसीव किया, इसके मुतालिक मुझे गाइड कीजिएगा, ये किस साइड पे, किस लेजर में आना चाहिए? 432,000 क्रेडिट साइड पे, रिसीवेबल क्रेडिट साइड जी, अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे 30 जून 2012, और कैश मैंने रिसीव किया 432,000। उसके बाद नेक्स्ट देखें, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। सो अब बताइएगा ये किस लेजर में आएगा? बैड डेट्स में। बैड डेट्स, बैड डेट्स की किस साइड पे लूं? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे 30 जून 2012, और ऑपोजिट अकाउंट रिसीवेबल्स, और बैड डेट्स है हमारे पास 6,000 के। ये सिर्फ यहाँ ही नहीं आएगा, बल्कि रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे भी हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो हम रिसीवेबल लेजर बना रहे हैं ना यहाँ पर, वैसे आम क्वेश्चन में ये मांगा नहीं होता तो इसलिए हम शो नहीं कर रहे होते, लेकिन ऑपोजिट अकाउंट इसका लाजमन आपने शो करना है। अब बैड डेट एक्सपेंस यहाँ आ जाएगा, और अमाउंट आ जाएगी 6,000। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ट्रांजैक्शन खत्म हो चुकी हैं 2012 की, अब सिर्फ मैंने बैलेंस करने हैं। पहले रिसीवेबल को बैलेंस करते हैं, तो रिसीवेबल का डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होगी, इसको टोटल करें तो ये 530,000 आ रहा है। यही टोटल मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, दिस वन, और अब इसमें से मैं 432 और 6,000 अगर लेस कर दूं, यानी 530,000 में से 432 और 6,000 लेस कर दूं, तो ये मेरे पास आता है 92,000। 30 जून 2012, और बैलेंस कैरीड 92,000। बैड डेट एक्सपेंस को बाद में लेना है, पहले अलाउंस को ले। अब अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, वही वर्किंग जो हम पढ़ चुके हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। खैर यहाँ तो बहुत छोटी सी वर्किंग है, ना भी मैं ये बनाऊं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बना लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब अलाउंस हमारा निकलना है ये 92,000 का, ठीक है, बल्कि ना भी वर्किंग बनाओ, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, कोई बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ नहीं है, तो 92,000 वो यहाँ ले आते हैं क्लोजिंग बैलेंस। यानी क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 2012, इसकी वर्किंग यही मैं शो कर देता हूँ, बैलेंस कैरी डाउन। और ये कैसे निकलेगा? जो आपका रिसीवेबल का बैलेंस आया 92,000, इसका परसेंटेज कितने परसेंट? 5%, 5%। अब 92,000 का अगर मैं 5% लूं तो ये 4,600 बन जाएगा। अब इसको पहले क्लोज करते हैं, ठीक है, ये 4,600 टोटल ज्यादा है, यही टोटल यहाँ लिखा। अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 2,100 है। ये 2,100 कहाँ ट्रांसफर होगा? बैड डेट्स में। बैड डेट्स। ये इंक्रीज इन अलाउंस हो गया ना, ये जो बैड डेट्स आ रहा है वो यहाँ ले आए 30 जून 2012, और ऑपोजिट अकाउंट अलाउंस, और अमाउंट आ रही है 2,100। और अब यही अमाउंट जो आ रही है, इन दोनों का जो सम होगा वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, जो मेरा फाइनल आंसर होता है 8,100, और यही टोटल दोनों साइड पे लिख दिया। ये लेजर मेरे कंप्लीट हो गए। ये लेजर अभी मैंने कंप्लीट किए हैं 2012, ठीक है। सेम इसी तरह 2013 की तरफ जाते हैं। जाने से पहले इनके ओपनिंग बैलेंस ले आए। पहले इसकी तरफ आइएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस 1 जुलाई 2012 को जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 92,000। इसी तरह बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं होता, इसको छोड़ दें। अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा,
जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, बैलेंस BD, और अमाउंट है 4600। ठीक है, तो ये वर्किंग मैं खत्म कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं, ये वैसे निकल आएगा। अब इसी तरह ट्रांजैक्शन लेते हैं, सेम उसी तरह, कोई फर्क नहीं है। क्रेडिट सेल है इस साल की 550,000, रिसीवेबल की डेबिट साइड पे ले जाओ, 550,000 सेल्स, 550,000। इसी तरह कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर है 560600, 560600, 30th जून 2013, और यहाँ आप लिखोगे कैश 560600। ठीक है, उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बैड डेट्स आएंगे 2000। तो बैड डेट्स एक तो आपके बैड डेट अकाउंट में आएंगे 30th जून 2013, बैड डेट यहाँ ऑपोजिट अकाउंट रिसीवेबल्स 2000 के बैड डेट्स हैं, और यहाँ पर भी मैं बैड डेट्स को लाऊंगा 30th जून 2013, और ऑपोजिट अकाउंट बैड डेट्स एक्सपेंस, और बैड डेट आएगा हमारे पास 2000 का। अब सारी ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब आगे जाने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ, इसके जो आप सोल्यूशन देखोगे तो इसमें एक अमाउंट इसने और ली हुई है 600 रुपीज की, बैड डेट रिकवर्ड। लेकिन चूंकि मैं इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन में लिखना भूल गया है, उसने क्वेश्चन में लिखा तो मिस्टेक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करूंगा तो वो नहीं है तो मैं नहीं ले रहा। ठीक है, असल में इसमें यह था कि ये जो 600 रुपीज है ना, 600,000, ये सारा के सारा आपके बैड डेट रिकवर्ड उसमें लिए हुए हैं। ठीक है, एनीहो हम तो इसके मुताबिक करेंगे, इसे बुक्स में जो मिस्टेक्स हैं वो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ आपको। अच्छा, अब इसके बाद मैंने बैलेंसिंग शुरू कर दी। सबसे पहले रिसीवेबल को बैलेंस करें, इसका टोटल आया 92 प्लस 550, दैट इज 642,000। यही 642,000 यहां लिखेंगे, और इसमें से मैं माइनस करूंगा 560,600 और 2000, आ जाएगा 79,400, 30th June 2013, and that is balance carried on. ओके जी, यहां मैं जरा खुद रुक रहा हूं, मैंने एक छोटी सी मामूली सी मिस्टेक की है, और मैंने ये जानबूझ के की थी, आप लोगों ने नहीं पकड़ा। बताइए कहाँ की है, आपके सामने स्क्रीन पे। सर ये रिसीवेबल्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन करना था 1712 में 92,000 के सामने। आपने देखो, मेरा मकसद ये होता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपने सोना नहीं, आपने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना है। ठीक है, तो इसलिए ये छोटे छोटे काम मैं करता रहता हूँ, बी केयरफुल। और अगर अफसोस की बात होगी अगर मैं आपको कहूंगा कि ढूंढो, ठीक है, तो इसलिए केयरफुली आपने जागते रहना। ओके, बैड डेट एक्सपेंस में आइएगा, इसको तो बाद में करेंगे, पहले अलाउंस को लेंगे। अब अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं 30th June 2013, बैलेंस कैरीड आउट। अब देखिएगा कितना बैलेंस है हमारा रिसीवेबल का, 79,400, इसका मैं 5% लूंगा। अब इसका 5% लिया 79,400 का, विच इज इक्वल टू 39,700। ठीक है, अब इसमें जो बैलेंस आएगा वो इंक्रीज और डिक्रीज, ये तो बड़ा क्लियर है, इंक्रीज है क्योंकि काफी बड़ी अमाउंट है रिसीवेबल की। नहीं, मेरा ख्याल है ये गलत कैलकुलेट नहीं हुआ, 3970। कैलकुलेटर्स पास रखो, मैं फिर एक दफा फिर कैलकुलेट कर लूं, 79,400 इंटू 5%, यस 3970। तो ये अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रेडिट साइड ज्यादा है 4600, और यही 46 यहाँ लाए। अब मैं इसकी अमाउंट जो है वो डेबिट साइड पे लिखूंगा, और ये आएगी अमाउंट 4600 में से जब ये माइनस करता हूँ 630, और ये चूंकि डेबिट साइड पे आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन अलाउंस। बहरहाल ये क्लोज तो बैड डेट एक्सपेंस में होगा, और बैड डेट एक्सपेंस की क्रेडिट साइड पे अब मैं लिखूंगा 30th June 2013 अलाउंस, एंड दैट इज इक्वल टू 630। अच्छा, अब इसके बाद ये दोनों क्लोज हुए,
अब मैंने इसको टोटल करना है, टोटल क्या करना है, इसको क्लोज ही करना है। इसका टोटल आ रहा है 2000, एसओसीआई में क्लोज करना है 2000। अब 2000 में से 630 अगर मैं माइनस कर दूं 1370 की अमाउंट आ जाएगी, और ये 1370 की जो अमाउंट है, दिस इज नॉन एज बैलेंस कैरी डाउन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्योंकि ये क्लोज होना है एसओसीआई। जिस वक्त ये अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, जब क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर आपने करना क्या है, इसके अब ये जो रिसीवेबल है इसका अगले साल का बैलेंस आना है वो शो कर देना आपने 1 जुलाई 2013, सिर्फ बैलेंस शो करना है, क्योंकि अगली ट्रांजेक्शन तो है नहीं। जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है 79,400 वो अगले साल चला जाएगा। बैड डेट्स का कोई बैलेंस अगले साल नहीं जाएगा, लेकिन अकाउंट अलाउंस का जो बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग, वो भी अगले साल का मैं ओपनिंग बैलेंस शो कर दूंगा, बैलेंस BD 3970। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, फ्लैंडर। इट्स द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये आप इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है 5, ये आपने ध्यान से समझना है। पहले जरा क्वेश्चन को, रिक्वायरमेंट को देख लें, काफी लेंथी क्वेश्चन नजर आ रहा है। Assuming that Homer requires a general allowance for doubtful debts of 5%, ये उसने बता दिया हमारा जनरल allowance 5% होगा। Write a bad and doubtful debt expense account and allowance account, यानी दो अकाउंट बनाने हैं आप for the 3 years to 31st March 2030, 3 साल के। यहाँ रिसीवेबल का लेजर नहीं बनाना, तो इसी को लेजर को उठाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और यहाँ ले आते हैं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा 5 है, होमर। HOMER। ये जितना लेजर है इसको खत्म करते हैं। अब इसी को दूसरा लेजर बना लेते हैं अलाउंस का। ये दो लेजर मांगे लेकिन 3 साल। क्वेश्चन को देखिएगा, ये प्रॉपर क्वेश्चन है जिस तरह एग्जाम का चाहता है। Homer commenced trading on 1st April 2010. He extracted the following list of balances from his sales ledger as at 31st March 2011. ये 31st March 2011 का जो है आपको बैलेंस दिया हुआ है। वो लिखता है बार्ट 200,000, लीजा 400 और अदर्स 6300, यानी 6.9 मिलियन आपने कस्टमर से लेने थे, जिसमें दो को स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, वो लिख रहा है कि इन द ईयर टू 31st March 2011 बार्ट इमिग्रेटेड लिविंग न्यूमरस डेट्स। बार्ट जो है वो कह रहा है कि वो छोड़ के चला गया, मुल्क छोड़ के चला गया, इमिग्रेट कर गया, तो ऑब्वियसली इसको हमें राइट ऑफ कर देना है। ये पहला साल है तो पहले साल में तो कोई अलाउंस का बैलेंस होता ही है। सेकंड, Lisa is disputing certain invoices amounting to rupees 100,000 which have been outstanding for more than 6 months. इसको 6 महीने से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, अभी तक पे नहीं हुई। Homer estimates that Lisa will eventually pay half of the disputed amount. तो उसने कहा जी एस्टिमेट लगा कर आधी अमाउंट वो दे देंगे। तो ये जो है ना, ये बैड निकला था, इसको कहते हैं स्पेसिफिक अलाउंस। ठीक है, ये पहला साल है, अभी मैं पहले साल को लेता हूँ क्योंकि पहला साल इजी है, और अगले साल में फिर जरा मेन चीजें आएंगी। तो इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कीजिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले वो लिखता है बार्ट इमिग्रेटेड, बार्ट को इमिग्रेट कर दिया, इसका जितना बैलेंस है राइट ऑफ करें। अच्छा, जिस वक्त मैंने राइट ऑफ करना है, मैंने कल आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे। पहला क्वेश्चन क्या करना है आपको, क्या ये बार्ट जो है इसके अगेंस्ट मैंने स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट किया हुआ है? ठीक है, तो आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि पिछला साल ये पहला साल है मेरा, तो मैंने कोई अलाउंस क्रिएट नहीं किया। अलाउंस साल के एंड पे क्रिएट किया जाता है, तो पिछले साल तो ऑब्वियसली बिजनेस ही नहीं था, तो कोई अलाउंस नहीं था। तो जब अलाउंस नहीं है और वो बैड डेट्स हो रहे हैं, तो वो फिर आप बैड डेट्स में लेके जाओगे। ठीक है, और इसका एंट्री होगी बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट।
31 मार्च 2011 को मेरा अकाउंट रिसीवेबल, और इसके साथ मैं जरा नाम लिख रहा हूँ और एग्जाम में लिख सकते हो, जैसे कल भी मैंने बताया था, बार्ट कितनी अमाउंट है 200, ये बैड हो गया। दूसरा फैक्ट हमारा जाएगा, ये थाउजेंड्स में अमाउंट में ले रहा हूँ, रुपी से थाउजेंड। दूसरा इफेक्ट जो जाएगा वो हमारा जाएगा रिसीवेबल में, वो उसने रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ। अच्छा, अब उसके साल के एंड पे मैंने अलाउंस क्रिएट करना है, राइट, अलाउंस क्रिएट करना है। अब यहाँ अलाउंस बड़ा सिंपल है, देखो बार्ट तो राइट ऑफ हो गया, लीजा के गेस्ट स्पेसिफिक अलाउंस होगा और अदर के गेस्ट जनरल अलाउंस। इसमें उस तरह कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं टोटल रिसीवेबल लूं फिर स्पेसिफिक लेस करूं, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी अलग अलग दिए हुए हैं। पहले तो ये होता था ना कि आपको टोटल दिया होता था और ये दिया होता तो आप लेस करके ये निकालते थे, तो मैं ना भी लेस करूं तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मैं उसी वर्किंग को फॉलो करूं जो हम करते आए हैं, ताकि आपको ज़हन में वही चीज चलती रहे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं उसी वर्किंग को फॉलो करूं। अब अलाउंस का हम यहां बना लेते हैं, ओके। ये मैं 3 कॉलम बनाए हैं, एक्चुअली एक ही वर्किंग में तीनों साल कैलकुलेट कर, एक ही वर्किंग में तीनों साल। तो यहाँ मैं लेता हूँ 2011 जो हम कर रहे हैं इस वक्त, रुपीज थाउजेंड्स, दैट इज 2012 रुपीज थाउजेंड, और 2013 रुपीज थाउजेंड। जी, बिल्कुल वही वर्किंग फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से लेते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल 2011 में कितने हैं, ये टोटल है 6.9 मिलियन, लेकिन इसमें ये बैड हो गया, इसको तो पहले लेस कर दो ना, ये तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसको जरूरत नहीं है। 6700, 6700 ये अकाउंट रिसीवेबल आ गया। अच्छा, अब अकाउंट रिसीवेबल में से मैंने लेस करना है स्पेसिफिक कस्टमर बैलेंस। स्पेसिफिक कस्टमर कौन सा है जी हमारे पास, वीजा। वीजा, हाँ जी। और इससे कितना अमाउंट लेनी है आपने, 400, तो मैं इसमें से 400 लेस कर दूंगा। ये वर्किंग अगले पेज पे आ जाएगी, एक जगह पे आपको सही नजर आएगा। ये 400 लेस किया, अब जो मेरे पास रिमेनिंग रिसीवेबल है वो 6300 आ जाएगी। अगर आप देखें ये वही अमाउंट आ रही है अदर वाली, ठीक है। अब इस पे आपने जनरल अलाउंस क्रिएट करना है। अब जनरल अलाउंस कितने परसेंट उसने क्वेश्चन में कहा है, उसने 5% कहा है। कहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल एंड पे, ये देखिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बाजू का स्टार्ट में दे देता है, एंड में भी दे देता है। तो आपने इसका 5% क्रिएट किया 6300 का, तो 315। और अब मैं स्पेसिफिक अलाउंस इसमें ऐड कर देता हूँ, और स्पेसिफिक अलाउंस किसका है, लिजा का। अच्छा, स्पेसिफिक अलाउंस कितना क्रिएट करना है ये देखिएगा। अच्छा, लिजा में 400 है, लेकिन वो लिख रहा है डिस्प्यूटेड सर्टेन इनवॉइसेस अमाउंटिंग टू 100 which had been outstanding for more than 6 months. Homer estimates that Lisa will eventually pay half of the disputed amount. यानी 400 का हाफ नहीं करना प्लीज, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका हाफ जो है वो आपने, वो कहता है कि ये आपको मिल जाएंगे, इसका मतलब बाकी हाफ आपको नहीं मिलेंगे। तो 50 का आप अलाउंस क्रिएट करें लीसा का। अब टोटल अलाउंस जो आ गया, जिसको हम बैलेंस कहते हैं, बैलेंस ऑफ अलाउंस, बैलेंस सीडी जो होता है, दैट इज 365। ये मेरी कैलकुलेशन आ गई। ये प्लीज आप हर जगह पर सेम मैं रख रहा हूँ वर्किंग, ताकि एक ही स्टाइल में आप समझ सको। अब जैसे कैलकुलेट किया, मैं अलाउंस के क्लोजिंग बैलेंस में आ जाता हूँ।
और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस ले, ओपनिंग तो है ही कोई नहीं, तो 31 मार्च 2011 को मैं बैलेंस, एक्सक्यूज मी सर, सर ये जनरल लॉन्च का दोबारा से बताओ कैलकुलेशन। जनरल अलाउंस का जी, यस सर। ओके जी मैं बता देता हूँ। देखिए जनरल अलाउंस का ये होता है कि ये ऐसा अलाउंस होता है जो किसी स्पेसिफिक कस्टमर के अगेंस्ट नहीं होता, बल्कि ओवरऑल जो कस्टमर होता है उसके अगेंस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल में से पहले स्पेसिफिक का बैलेंस लेस कर देते हैं। अब रह गया 6300, तो सिंपल 6300 जो है ना ये रिमेनिंग कस्टमर है, 6300 का 5% लोगे, एक दफा वर्किंग शो कर देता हूँ इंटू 5% वो अमाउंट। क्लियर हो गई बात? यस सर क्लियर हो गई। अब ये 365 का जो बैलेंस है इसको मैं रेफरेंस दे देता हूँ वर्किंग नंबर 1, और ये अमाउंट आ रही है 365। अच्छा जैसे ही मैंने सर कैलकुलेट ये किया, क्रेडिट साइड भी नहीं है? नहीं ये क्लोजिंग बैलेंस है यार, क्लोजिंग ऑपोजिट क्या होता है, वो तो ओपनिंग बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड पे आएगा ना, अलाउंस बाय नेचर कॉन्ट्रा फॉर एसेट है, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जब मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा तो हमेशा डेबिट साइड पे आएगा इसका। ठीक है जी। अच्छा अब ये सारा करने के बाद अब इसको क्लोज कर दें। अब इसको क्लोज किया यानी इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा अलाउंस को बैड डेट्स में, 365 जो है ये बैड डेट्स में चलेगी, बैड डेट्स में 365, यहां क्रेडिट हुए तो बैड डेट्स में मैं इसको डेबिट कर दूंगा अगेंस्ट अलाउंस 365। तो अब इसको बैड डेट्स को क्लोज कर देते हैं, ये जितनी अमाउंट आ रही है बैड डेट्स में दोनों डेबिट साइड पे जो आ रही है इसको प्लस करके ये मैं ट्रांसफर कर दूंगा SOCI and that amount is 565। अब लेजर को टोटल कर लें 565 और 560। इसी तरह अलाउंस में सिर्फ टोटल करना है, पे वो तो क्लोज कर दिया होगा 365 365, लेकिन अलाउंस का अगले साल बैलेंस में लेके जाऊंगा, यानी अगला साल जब शुरू होगा तो ये जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था उसको मैं ब्रॉट डाउन कर दूंगा 365, ये क्रेडिट होगा, ये वाला जो बैलेंस आप देख रहे हो ये क्रेडिट होगा। ठीक है, अब जैसे ही कैलकुलेशन की इसको मैं बोल्ड इसलिए कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये टोटल है। बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि वो उसी साल क्लोज हो जाता है। अब इससे नेक्स्ट देखिएगा, अब अगले साल में आते हैं। In the year to 31st March 2012, sale ledger listing as at 31st March 2012 is as follows. इसमें मैगी 240, मार्क 400, लीसा 60, अदर 6600। नंबर 1 वो लिखते हैं मैगी हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड हर डेट इज टू बी रिटन ऑफ। चले यहीं से स्टार्ट लेते हैं जी। पहला वो कह रहे हैं कि मैगी जो है वो बैंकरप्ट हो गया और उसका अकाउंट जो है हमें राइट ऑफ करना है। बताइएगा कि मैगी, मैंने जैसे कहा था जब कोई भी पर्सन बैंकरप्ट होगा पहला क्वेश्चन आपने क्या करना है कि क्या इसके अगेंस्ट हमने कोई अलाउंस तो नहीं क्रिएट किया हुआ। पिछले साल हमने जो अलाउंस क्रिएट किया हुआ है वो सिर्फ लीजा के अगेंस्ट है, मैगी के अगेंस्ट कोई भी हमने अलाउंस क्रिएट नहीं किया हुआ। जब नहीं किया होगा तो क्या करेंगे, ये जो मैगी की अमाउंट है 240 की ये मैं राइट ऑफ करूंगा थ्रू बैड डेट्स। ठीक है, 31st मार्च 2012 अकाउंट रिसीवेबल और आगे मैं लिख रहा हूं नाम से मैगी और इसकी अमाउंट थी 240, ये मैंने राइट ऑफ कर, और दूसरा इफेक्ट इसका रिसीवेबल में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट Mark is experiencing cash flow difficulties. Homer considers a 50% allowance to be appropriate. तो ये तो स्पेसिफिक प्रोविजन या अलाउंस आपने क्रिएट करना है। ठीक है, नंबर 3 Homer is no longer supplying goods to Lisa. The balance in which in respect of last year disputed invoices is to be written off. यानी कितना बैलेंस है वो कह रहे हैं जो लास्ट ईयर की डिस्प्यूटेड अमाउंट है इज टू बी रिटन ऑफ, और लीजा का बैलेंस कितना आ रहा है 60,000। ये देखिएगा, और ये क्लियरली लिख रहा है नो लॉन्गर सप्लाइंग, तो ये बैलेंस पे किस वजह से आ रहा है, लास्ट ईयर की डिस्प्यूटेड अमाउंट्स की वजह से, यानी बाकी डिस्प्यूट हल हो गया, 60 का भी डिस्प्यूट स्टैंड हो रहा है। इज टू बी रिटन ऑफ यानी इसको भी हमने राइट ऑफ करना है। ओके वेल,
जब मैंने लीजा को राइट ऑफ करना है, लीजा को, अब आप मुझे बताइएगा कि लीजा के अगेंस्ट क्या मैंने अलाउंस क्रिएट किया हुआ है? Yes, जी sir. Yes, sir. यस सर अब आप, वेरी गुड, अब आपने पार्टिसिपेट जरूर करना है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि पिछली जो बैड डेट्स हुए थे मैगी के, उसको मैंने और तरीके से सॉल्व किया है और इसको मैं और तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपने कहा यस, अब जब यस आ रहा है तो फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि मैंने इसके अगेंस्ट अलाउंस कितना क्रिएट किया हुआ है। वो यहाँ से देखें, हमने लीजा के अगेंस्ट जो अलाउंस क्रिएट किया हुआ है वो 50 का है, ठीक है जी, और मेरा लॉस कितना हो रहा है 60 का। अब मुझे क्या करना चाहिए, कल वाले रूल को माइंड में रखिएगा, यहाँ लॉस की अमाउंट ज्यादा है और अलाउंस कम क्रिएट किया हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? एनीवन? सर अलाउंस और बैड डेट्स आपका डेबिट हो जाएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। यानी आप कह रहे हो बैड डेट्स में डेबिट कर दूं 60 से और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूं? The bad debt ऐसे कह credit रहे हैं? होंगे 10,000 से. यस सर। बैड डेट्स डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? डेबिट होगा, Credit होंगे डेबिट 10,000. होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ आपको, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो रही है। देखो मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, सिंपल सी लॉजिक माइंड में रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपका पिछले साल का लास्ट ईयर का अलाउंस कितना था? लास्ट ईयर का अलाउंस था जो आपने इस लीजा के अगेंस्ट क्रिएट किया वो 50 था, 50,000। इसका मतलब ये है, मैं ये कहूंगा कि इसका लॉस हैज बीन रिकॉर्डेड, इसका लॉस 50 का लॉस रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं। जब अलाउंस क्रिएट करते हो तो लॉस रिकॉर्ड हो चुका होता है, हैज बीन रिकॉर्डेड, लेकिन राइट ऑफ नहीं हुआ। अच्छा, अब दिस ईयर क्या हुआ? दिस ईयर लीजा का जो लॉस हुआ है, लीजा पे जो मुझे लॉस हुआ है, ये लॉस का वर्ड लिख रहा हूं, वो 60 का हुआ है। आप जरा गौर से देखिए, 60 के अगेंस्ट 50 का लॉस मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। जी कोई बोलना चाह रहा है? जी सरिया। अच्छा, 60 के अगेंस्ट 50 का लॉस मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। इसका मतलब है कि 50 मुझे अलाउंस के अगेंस्ट एडजस्ट करने चाहिए, और जो रिमेनिंग लॉस है 10 मिलियन का, 10,000 का, वो बैड डेट्स के अगेंस्ट जाना चाहिए, क्योंकि मैं 60 बैड डेट डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि 50 बैड डेट्स ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं पिछले साल, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ दो डेबिट होंगे, अलाउंस भी डेबिट होगा, बैड डेट्स भी डेबिट होंगे, लेकिन क्रेडिट उसी तरह होने रिसीवेबल, उसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो अब इस एंट्री को मैं यहाँ लाता हूँ और अलाउंस में जाकर मैं पहले डेबिट करता हूँ 31 मार्च 2012, और यहां लिखूंगा अकाउंट रिसीवेबल लीजा 50,000, ये यहां पर आया, और बैड डेट्स में भी मैंने इसको रिकॉर्ड करना है। दूसरा बैड डेट्स ये हुआ 31 मार्च 2012, अकाउंट रिसीवेबल और लीजा। पहला जब बैड डेट हुआ था ये 10 आएगा, वो सारा मैं बैड डेट्स में ले गया था। दूसरा राइट ऑफ हो रहा है, मैं सारा बैड डेट में इसलिए नहीं लेके जा रहा है, मेरे पास अलाउंस ऑलरेडी लीजा के अगेंस्ट क्रिएट हुआ था, जबकि मैगी के अगेंस्ट कोई अलाउंस क्रिएट नहीं हुआ। ये पॉइंट आपने हर क्वेश्चन में ध्यान से करना है, ठीक है। एग्जाम के जब क्वेश्चन आएंगे आगे, इसी से आगे आने शुरू हो जाएंगे, उसमें ये सारी चीजें आपको यही मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आइए, इससे आगे खत्म हो गया ये नंबर 3 के बाद। अब मैं अलाउंस क्रिएट करता हूँ, ये अलाउंस की वर्किंग 2012 में। अब बताइएगा मेरा अकाउंट रिसीवेबल कितना है? अकाउंट रिसीवेबल में 7300 में से मैगी भी माइनस कर दो और 60 भी माइनस कर दो, यानी 300 माइनस हो गए तो 7000 रहेगा, ठीक है। ये 7000 मेरा रिसीवेबल है। अब इसमें स्पेसिफिक कस्टमर कौन सा है? मार्क, ठीक है। मार्क इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो डिफिकल्टीज,
होमर कंसिडर्स अ 50% अलाउंस टू बी अप्रोप्रिएट, तो मार्क का बैलेंस है 400, तो मैं यहाँ से लेस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अब स्लैश लगा रहा हूँ मार्क। ये याद रखिएगा, ये जब हम कॉलम वाइज वर्किंग बनाते हैं तो जो पहला है वो फर्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। ये 400 आ गया। अब मेरे पास ये रह गया सिर्फ 6600। अब इस 6600 पे जनरल अलाउंस क्रिएट किया 330 और स्पेसिफिक अलाउंस अब यकीनन मैंने मार्क का क्रिएट करना है और मार्क का जो क्रिएट करना है वो 50% कह रहा है। क्वेश्चन में देखो क्लियरली लिखा हुआ 50%। ऊपर बैलेंस पूरा लेस करना है लेकिन यहाँ पर आपने 200 लिखा है, ठीक है। तो ये बन गया बैलेंस 530, ये बैलेंस ऑफ अलाउंस आ गया। अब ये बैलेंस जो आ रहा है इसको मैं अलाउंस के क्लोजिंग बैलेंस में ले आता हूँ। 31 मार्च 2012 बैलेंस कैरी डाउन वर्किंग वन और इसकी अमाउंट आ रही है जी 530। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब ये खत्म हुआ, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 580, यही टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ 580। अब देखें 580 में से 365 लेस करूंगा तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो मैं चार्ज कर दूंगा बैड डेट्स को 31 मार्च 2011 और बैड डेट्स एक्सपेंस में ट्रांसफर करूंगा। कितना बैलेंस ट्रांसफर होगा 580 माइनस 365 दैट इज 215 और ये 215 बैड डेट्स की डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये तीसरी अमाउंट आ गई यहां पर और यहां लिखूंगा अलाउंस और ये अमाउंट आ गई आपकी 215। अब ये तीनों डेबिट साइड पे आ रही है, इसको क्लोज कर दें एसओसीआई में, एसओसीआई में और क्लोज किया। तीनों का सम बनेगा 465। ये मैंने एसओसीआई को ट्रांसफर किया और इसका टोटल 465 और 465, ठीक है जी। अब इसको अगले साल ले जाते हैं। अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस ले आएंगे 1412 1412 और बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है हमारे पास 530। जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब इस आखिरी साल में देखिएगा इन द ईयर टू 31 मार्च 2013 total receivables as per ledger sales ledger listing are rupees 7.5 million as at 31st March 2013। टोटल रिसीवेबल जो है वो मेरे 31 मार्च 2013 को 7.5 मिलियन है। अब यहाँ पर उसने टोटल दिए हैं। देयर आर नो डेट्स रिक्वायरिंग स्पेसिफिक अलाउंस, हमें कोई स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट नहीं करना। और 50,000 हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम मैगी। मैगी वो है जिसका अकाउंट पिछले साल आप राइट ऑफ कर चुके हो। ये 50,000 बैड डेट रिकवर्ड है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है। तो आखिरी साल की आप कैलकुलेशन करें। सबसे पहले मैं ये 50,000 की ट्रांजैक्शन लेके आता हूँ। ये 50,000 आपने कलेक्ट किया बैड डेट रिकवर्ड, ये इस साइड पे आएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है जी। और इसको मैं लिखूंगा यहां पर कैश जो कि बैड डेट रिकवर्ड है 50,000, ये रिकवर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अब इसमें कोई बैड शेड कुछ भी नहीं है। अब सिंपल आप अलाउंस की कैलकुलेशन में आइएगा। 2013 में हमारे रिसीवेबल है 7500, इसमें स्पेसिफिक लेस करना है वो है नहीं, जीरो कर दूं तो ये 7500 आएगा। अब जनरल अलाउंस 7500 पे निकालोगे 5% तो 350 आएगा, 375 और स्पेसिफिक अलाउंस तो आना ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं इसमें। 375 मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है जो मैं अलाउंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखूं।
बैलेंस कैरी डाउन, वर्किंग नंबर 1, और ये अमाउंट आ रही है 375। अब इसको बैलेंस करें। अब बैलेंस किया तो इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी 530। 530 में से मैंने 375 लेस करने हैं, ये बन रहे हैं 155। ये 155 मैं ट्रांसफर कर दूंगा किसको, बैड डेट एक्सपेंस को। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि ये जो डेबिट साइड पे आ रहा है यहाँ, तो बैड डेट एक्सपेंस की क्रेडिट साइड पे आएगा। यानी इस साल लॉस कोई नहीं हुआ इन सिंपल वर्ड्स, बल्कि एक रिकवरी होगी और आपकी अलाउंस भी कम हो रहा है, डिक्रीज इन अलाउंस। और यहां मैं लिखूंगा अलाउंस और अमाउंट आएगी 365, 155। अब इसका जो सम है वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा एसओसीआई को, एसओसीआई, और ये टोटल बन रहा है 205। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट किया, अब आपने जैसे मैंने बताया था अगला बैलेंस शो कर देना है। अब इसका तो ओपनिंग बैलेंस शो नहीं होगा क्योंकि ये बैड डेट्स है, क्लोज होता है, लेकिन अलाउंस का अगला बैलेंस मैं शो कर दूंगा और अगला बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे 1413 बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है 375, वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये आपने इस तरीके से क्वेश्चन को लेना। सिर्फ इसमें जो मेन चीज आपने सीखी है वो अलाउंस को डील करना, जो कल मैंने रूल बताया था। ठीक है, उसको आपने माइंड में रखना है और उस रूल के मुताबिक चलना है। उस रूल को मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूं इस शीट पर। ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं, इनके 4 सिचुएशन में चारों ही एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज आपने ये देखनी है, when any person का नाम लिखा है, यानी जो नेम दिया हो विद नेम, bankrupt, declared bankrupt या vanished, वो तो आपने पढ़ा है। यानी जहां पे हमने उसका अकाउंट राइट ऑफ करना है, तो आपने क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन ये करना है, इज देयर एनी अलाउंस existed against same person, यानी इसी पर्सन के अगेंस्ट कोई अलाउंस है। जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें मैगी को मैं ले लेता हूं, मैगी बैंकरप्ट हुई, मैगी का कोई भी अलाउंस हमने क्रिएट नहीं किया हुआ था। इफ द आंसर इज नो, इफ नो, तो फिर आप बैड डेट्स में डेबिट करोगे। क्रेडिट रिसीवेबल ही होना है, बैड डेट्स में डेबिट करो, और रिसीवेबल में क्रेडिट होगा, वो हमेशा क्रेडिट ही होना, उसमें कोई मसला नहीं। ये पहली सिचुएशन है। अच्छा, अब आ जाए दूसरा आंसर। इफ द आंसर इज यस, यानी हमने इसके अगेंस्ट अलाउंस क्रिएट किया हुआ था। जैसे लिजा, इस क्वेश्चन में लिजा राइट ऑफ हुई, तो लिजा का बैलेंस अलाउंस हम पहले से क्रिएट कर चुके थे। इफ आंसर इज यस, फिर 3 सिचुएशन होगी। नंबर 1, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस हुआ है जो अमाउंट डूब गई है आपकी, यानी जैसे लिजा से आपने 60 रुपीज लेने थे, आपने कहा इसको राइट ऑफ कर दो, यानी 60 रुपए आपके डूब गए, ये मेरा लॉस है। एक्चुअल लॉस अगर मेरा एक्सीड करेगा किससे, अलाउंस से, उसके अलाउंस से। आप देखो यहां पर इस सिनेरियो में एक्चुअल लॉस 60 है और उसका लीजा का अलाउंस 50 है, तो एक्सीड कर रहा है। जब एक्सीड करेगा तो 2 चीजें डेबिट करेगा, अलाउंस भी मैं डेबिट करूंगा और बैड डेट्स को भी डेबिट करूंगा।
यानी जितना अलाउंस है वो उससे डेबिट हो जाएगा और जो बैलेंस होगा वो बैड डेट से डेबिट, और क्रेडिट उसी तरह होना है, ये डेबिट है और क्रेडिट जो है वो अकाउंट रिसीवर। ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन, एक्चुअल लॉस जो हुआ आपका वो लेस देन जी, ये किसकी वीडियो ऑन हुई है, लेस देन, एक्चुअल लॉस जो है वो लेस देन है अलाउंस के। यानी अब अगर मैं सिचुएशन इस तरह लूं कि लिजा के अगेंस्ट आपने अलाउंस क्रिएट किया 50 का, अब आप जो बैड डेट्स कर रहे हो यानी राइट ऑफ आपने करना है वो 35 करना है, यानी 15 उसने पे कर दी है, 35 का मेरा लॉस हुआ। अब एक्चुअल लॉस जो है वो 35 है और वो कम है अलाउंस से। उस सूरत में आप क्या करोगे, अलाउंस को करोगे डेबिट और बैड डेट्स को करोगे क्रेडिट, क्योंकि लॉस कम हुआ है तो बैड डेट्स को हमें क्रेडिट करना है और अकाउंट रिसीवेबल में उसी तरह अमाउंट आएगी 35 जो एक्चुअल लॉस। ये दूसरी सिचुएशन है इसमें। और तीसरी सिचुएशन, एक्चुअल लॉस इक्वल्स अलाउंस, यानी हमने लिजा के अगेंस्ट अलाउंस क्रिएट किया हुआ है 50 का और मैंने राइट ऑफ भी करना है 50, तो फिर तो बिल्कुल मसला हल हो गया। चूंकि अलाउंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं अलाउंस को डेबिट कर दूंगा और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट। ये चार सिचुएशन प्लीज आपने अच्छी तरह माइंड में रखनी है। अगले क्वेश्चंस में जगह जगह ये कोई भी इसमें से सिचुएशन हमारी यूज हो सकती है, ठीक है। अब आइएगा नेक्स्ट की तरफ। अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये 4 क्वेश्चन रह गए हमारे और इसके बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लॉपेस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर आप मुझे कहोगे कि हम ये कर लेंगे तो मैं अगले क्वेश्चन में मूव करूंगा। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग to 31st December 2011, Lopez made a credit sale of 200 and received 150,000 from his credit customer. ये दोनों अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल में जाएंगी। यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल लेजर भी बनाना है, ये देख लीजिएगा। फॉर ईच ऑफ द अबव ईयर शो द ट्रेड रिसीवेबल, बैड डेट एक्सपेंस एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। और इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट भी मांग रहा है, ठीक है, वो तो एंड पे बनेगा। दूसरा वो आगे चलिएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर he decided to write off Ludmilla's debt 8,000। अब देखिएगा, मैं साथ साथ समझाता जाता हूँ उसी कॉन्सेप्ट में। अब आपने राइट ऑफ करना है ल्यूडमिला को 8,000 में। अब मेरा सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन मैंने क्या क्वेश्चन करना है, क्या ल्यूडमिला के अगेंस्ट मैंने कोई अलाउंस क्रिएट किया हुआ है? इससे पहले आप देख सकते हो, चूंकि पहला साल है तो कोई अलाउंस क्रिएट नहीं किया, तो ल्यूडमिला का जितनी भी अमाउंट है वो बैड डेट्स में डेबिट हो, ठीक है जी। आगे लिखते हैं, मेक अ स्पेसिफिक अलाउंस फॉर जोसेफ्स डेट रुपी टोटलिंग 3500, और जोसेफ के अगेंस्ट आप 3500 का स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं एंड क्रिएट अ जनरल अलाउंस ऑफ 5% ऑफ द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल, और बाकी 5% आप जनरल अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी। ये तो पहला साल आ गया। नेक्स्ट ईयर, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर of trading, he made a sales on credit 300
and received cash of rupees 280,000. आपने 280,000 कैश रिसीव किया इंक्लूडिंग 4,000 फ्रॉम ल्यूटमिला. ल्यूटमिला वो कस्टमर है जिसका अकाउंट पिछले साल आप राइट ऑफ कर चुके हो, तो लिहाजा ये 4,000 बैड डेट रिकवर्ड है. जो कैश कस्टमर से मिला रेगुलर कस्टमर से वो 280 नहीं है. 280 में ये 4,000 शामिल है. आप इसको लेस करके लिखोगे यानी 276,000 लिखोगे अकाउंट रिसीवेबल में, और 4,000 आपके बैड डेट रिकवर्ड है, वो बैड डेट्स में जाएंगे. At 31st December 2012, he decided to write off Joseph's debt. अब उसने फैसला किया कि जोसेफ के डेट को राइट ऑफ कर दिया जाए. ठीक है, अब जोसेफ डेट राइट ऑफ हो रहा है, फिर वही क्वेश्चन करना है, क्या जोसेफ के अगेंस्ट हमने अलाउंस क्रिएट किया हुआ था? तो ऊपर देखिएगा, यस क्रिएट किया हुआ था 3,500 का. अब आपने देखना है कि कितना राइट ऑफ करना है. वो कहता है सारा राइट ऑफ कर दो. राइट ऑफ का वर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जितना आपका लॉस हुआ है उतना ही अलाउंस है, तो दोनों इक्वल है. तो ये वाला जो अमाउंट है जो बैड डेट जो राइट ऑफ होंगे ये आप अलाउंस में लेके जाओगे. ठीक है जी. और आगे लिख रहा है क्रिएट अ स्पेसिफिक अलाउंस अगेंस्ट 50% ऑफ चॉकिन्स टोटल डेट ऑफ 6,000. चॉकिन से आपने 6,000 लेने थे, आपने कहा कि इसका अगेंस्ट 50% अलाउंस क्रिएट कर दो, तो ये स्पेसिफिक कस्टमर हो गया, स्पेसिफिक अलाउंस. Further, he decided that his general allowance should now be 8% of remaining account receivable. पहले 5% था, अब 8% है. तो जो remaining receivable आएंगे यानी स्पेसिफिक को लेस करके, तो आप उसका 8% लोगे, वो जनरल allowance. ठीक है, तो ये वही कैलकुलेशन है, कोई नहीं है. तीसरे साल आइएगा, आखिरी साल. In the year to 31st December, 31st December, Lopez made a credit sales of rupees 500,000 and received cash of rupees 400,000. आपने 500 की क्रेडिट सेल की और 400 कैश रिसीव किया. Separate from this, he also received a check from Chokin rupees 6,000. आपने चौकिन से भी अमाउंट रिसीव की थी. चौकिन वो है जो उसके अगेंस्ट आपने प्रोविजन क्रिएट की हुई थी स्पेसिफिक, लेकिन राइट ऑफ नहीं किया हुआ. तो ये रेगुलर कस्टमर है. अभी ये हमारा कस्टमर है. देखो, जिसके अगेंस्ट आप प्रोविजन क्रिएट करते हो, जिसके अगेंस्ट आप अलाउंस क्रिएट करते हो, उसका अकाउंट आपके बुक्स में मौजूद होता है. तो ये आपका रेगुलर है, तो ये भी आपने रिसीवेबल में लेना है, अकाउंट रिसीवेबल में. और चूंकि चेक है तो बैंक का लफ्ज लिखते हैं. और इस साल कोई राइट ऑफ नहीं हुआ. एट द ईयर एंड he decided to create a specific allowance against Paulo's debt of rupees 50,000 and maintain his general allowance at 8%. ये specific allowance create कर रहे हैं आप Paulo के against, और 50,000 का, और general allowance maintain कर रहे हैं 8%. right. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6. ये 5 था. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, और ये है हमारा लॉपेस. अब इसमें कितने लेजर रिक्वायर किए हैं? 3. तो मैं वही 3 लेजर को ओपन करूंगा, रिसीवेबल का भी, पहले रिसीवेबल का लेजर कर लेते हैं, इसको सारा खत्म करें, और उसके बाद दूसरा लेजर देख लेते हैं. और अमाउंट चूंकि ये रुपीस में है तो रुपीस इन 1000 में खत्म कर दूंगा. सिंपल अमाउंट है. अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, 2 लेजर और. नेक्स्ट लेजर आएगा बैड डेट्स. और नेक्स्ट लेजर आएगा allowance for doubtful debts. ये 3 लेजर ओपन करते हैं. अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग टू 31st December 2011, Lopez made a credit sale of 200. एक एक एंट्री पढ़ते जाते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं.
31 दिसंबर 2011 और ये है 200 की सेल्स की। उसके बाद रिसीव्ड 150 फ्रॉम हिज क्रेडिट कस्टमर, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब ये चूंकि हम 2 दफा ये क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ। 150,000। उसके बाद वो लिखता है एट द एंड ऑफ द ईयर ही डिसाइडेड टू राइट ऑफ ल्यूडमिला's डेट ऑफ 8,000। फिर मैं रिपीट करूंगा उसी वर्डिंग को। जब आपका कोई भी पर्सन के नाम से कह दे कि इसको राइट ऑफ कर दो, तो आपने फौरन देखना है कि इसके लिए कोई अलाउंस तो नहीं क्रिएट हुआ था। तो आंसर इज नो, हमने इसके अगेंस्ट कोई अलाउंस क्रिएट नहीं किया हुआ था। तो ये 8,000 जो है वो मैं राइट ऑफ करूंगा अगेंस्ट बैड डेट्स। तो बैड डेट्स में मैं डेबिट करूंगा 31, 12, 11 अकाउंट रिसीवेबल और इसमें नाम लिख देता हूँ ल्यूडमिला और अमाउंट आ रही है उसकी 8,000। यहाँ डेबिट किया और रिसीवेबल में मैं इसको क्रेडिट कर देता हूँ। बैड डेट्स एक्सपेंस 8,000, ये बैड डेट एक्सपेंस आ गया रिसीवेबल के अगेंस्ट। अच्छा, उसके बाद आगे लिखते हैं जी मेक अ स्पेसिफिक अलाउंस ऑफ जोसेफ और जनरल अलाउंस। आगे तो अलाउंस आ गया, अब अलाउंस की कैलकुलेशन शुरू करें। ठीक है, अब अलाउंस की मैं सेम यही वर्किंग को कॉपी कर लेता हूँ तीनों सालों की, क्योंकि 3 साल है। ट्वेंटी 11, 12, 13 सिर्फ रुपीज इन 1000 खत्म कर दो। ये सारा खत्म। अच्छा जी, अब देखिएगा अकाउंट रिसीवेबल मेरे कितने हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल तो हमने ऊपर बनाया होना, पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करते हैं अकाउंट रिसीवेबल को 200,000 और यही टोटल इक्वल की साइड पे ले आते हैं और अब इसको बैलेंस करें तो 158 लेस हुआ तो 42,000 आ गया। तो 31 दिसंबर 2011 को मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है वो 42,000। ये 42,000 की जो अमाउंट आई है इसको आप यहां ले आएंगे अकाउंट्स रिसीवेबल 42,000। अब इसमें से मैं लेस करता हूं स्पेसिफिक कस्टमर का बैलेंस। अब स्पेसिफिक कस्टमर कौन सा है? जोसेफ, और इसका बैलेंस कितना है? 3500 और अलाउंस भी 35 है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर अब नाम वो लिखूंगा जो इस क्वेश्चन की है, जोसेफ, और ये अमाउंट आ रही है 3500। जब मैं इसमें से 3500 लेस करूंगा तो रिमेनिंग मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 3800, 38,500, 38,500। अब मैं जनरल अलाउंस निकालता हूं। अब जनरल अलाउंस कितने परसेंट कह रहा है? 5%। अब मैं इसका 5% लूंगा, यानी 38,500 का 5% लेता हूं, जो कि बन जाएगा 1,925। और फिर मैं स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करता हूं। इस साल स्पेसिफिक अलाउंस जोसेफ का है 3,500 का। अब इन दोनों को प्लस करने 5,425 इज द बैलेंस ऑफ अलाउंस। तो ये अलाउंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आप लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस इस साल में कोई नहीं, बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस आ रहा है 5,425। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। ये जितना भी आ रहा है ये सारा मेरा बैड डेट्स को ट्रांसफर हो जाएगा 5,425 और टोटल भी यही आया 5,425। और बैड डेट्स अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं ये अमाउंट लिखता हूं अगेंस्ट अलाउंस 5,425। ठीक है जी। और ये जितनी अमाउंट आ रही है दिस वन बी ट्रांसफर टू एसओसीआई। क्लास का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, किसी वक्त भी ड्रॉप हो जाए। अटेंडेंस की वो ले लिया आपने पिक्चर? जी जी सर ले लिए। ये मैंने पहला साल मुकम्मल किया, अगले 2 साल से कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज कल करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।